तो चैप्टर का नाम है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दिस इज़ आवर 9th चैप्टर इन एनसीईआरटी। तो ये जो चैप्टर है सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चलता है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम इसे एटलीस्ट 3 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 वीडियोज़ में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि 3 वीडियोज़ में ही पूरा लेक्चर कवर हो, बट 3 to 4 लेक्चर्स हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर फर्स्ट लेक्चर में, ये ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में, रिफ्लेक्शन की एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और इसके लॉज। और दूसरा मिरर फार्मूला की बात करेंगे। ठीक है, मिरर फार्मूला ये पिछले कुछ सालों में डिलीटेड टॉपिक था, बट अब दोबारा से इसको ऐड कर दिया गया है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है अब आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट होगा एक टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसके लॉज, ये पढ़ेंगे। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे आगे कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा बोर्ड में। और ये जो TIR है, आगे हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक होगा प्रिज्म से रिलेटेड। ओके, तो प्रिज्म में भी TIR का बहुत बड़ा रोल है। तो TIR और प्रिज्म के कंबाइंड क्वेश्चंस बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ करते हैं। इसके कंबाइंड क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करने होंगे। मैं इन लेक्चर सीरीज़ में ओनली डेरिवेशन और टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। न्यूमेरिकल्स के लिए हम PYQ सीरीज़ जो चला रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स। ऑप्टिक्स के जब आएंगे तो हम ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन की। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्लास 10th में भी है, हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बट रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। सपोज वी हैव 2 मीडियम्स, दिस इज़ आवर मीडियम फर्स्ट एंड दिस इज़ आवर मीडियम सेकंड। ये कोई सेकंड मीडियम है और ये दोनों मीडियम की बाउंड्री है। बाउंड्री जो दोनों मीडियम्स को सेपरेट करती है, ऐसी एक बाउंड्री है। तो कोई लाइट इंसिडेंट हो फर्स्ट मीडियम में और दूसरे मीडियम में गए बिना वो फर्स्ट मीडियम में ही बाउंड्री से ही वापस लौट जाए, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन जब भी होता है, लाइट कुछ लॉज को फॉलो करती है, उन्हें कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए देखते हैं क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मिरर है। ठीक है, कोई मिरर है और इस मिरर पे लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है। ये देख सकते हैं आप, ये इंसिडेंट लाइट है। लाइट आई, मिरर पे गिरी और रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई उसी मीडियम में जहाँ से आई थी। तो इस फिनोमिना को हमने बोल दिया रिफ्लेक्शन। ओके, अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ होता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब ये एंगल I और एंगल R क्या है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन यहाँ पर बनाई गई है, ये वाली, ये जो इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है, ये वाली इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ओके, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये वाली जो लाइट यहाँ से आ रही है, इंसिडेंट कराई जा रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। और ये जो लाइट इधर चली गई है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट लाइट और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल, 3 चीज़ें हो गई। तो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट I। और रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं R। ठीक है, ऑप्टिक्स में जब भी ऐसे डैश डैश करके कोई लाइन बनाई जाएगी, ऐसे डैश डैश करके, तो इसका मतलब या तो ये वर्चुअल कहो इसे, या इसको बोलो इमेजनरी लाइन। ये एक इमेजनरी लाइन होगी। ओके, तो नॉर्मल एक इमेजनरी लाइन है। तो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल है, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच एंगल, दोनों हमेशा सेम रहेंगे। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इस मिरर पे परपेंडिकुलर कोई वर्चुअल लाइन है, कोई इमेजनरी लाइन है।
ओके, ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो भाई ये जो लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये एक प्लेन में है, एक वर्चुअल प्लेन में है ना, ये ऐसे एक प्लेन में होगी। और ये जो प्लेन है ना, ये वाला जो प्लेन, जिस प्लेन में लाइट आ रही है और उसी प्लेन में वापस चली जा रही है, ये प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है ना। तो हमने क्या देखा कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल तीनों इस वर्चुअल प्लेन में ही है, ये वाले प्लेन में, ये वाला प्लेन जो मिरर के परपेंडिकुलर है। तो सेकंड लॉ क्या बनता है, सेकंड लॉ बनता है कि भाई रिफ्लेक्टेड लाइट, इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल, इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल एक वर्चुअल लाइन है जो है ना, ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, आप थ्योरी अच्छे से लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है फर्स्ट लॉ, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। एंड सेकंड लॉ क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट, इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल, ऑल दीज आर लाइज इन सेम प्लेन। ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई मिरर नहीं है वो प्लेन जिसमें ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट हो रही है, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो प्लेन जिसमें लाइट आ भी रही है, जा भी रही है और नॉर्मल भी है। ओके, तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मिरर फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले कुछ एक पॉइंट है जो हमें डिस्कस करने होंगे मिरर्स के बारे में। आप क्लास 10th में ये सब देख चुके हैं, जानते हैं, बट फिर भी हम क्विकली इनको डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट्स क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया मिरर, ठीक है, ये कोटिंग हो रखी है मिरर पे एक साइड से, ये डैश डैश लाइन कर रही है, कोटेड साइड है, मतलब इस पर कोई ना कोई कोटिंग की गई है, ठीक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक अगर ऐसे डैश डैश करके लाइन खींची जाती है तो एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो ये जो मिरर है एक तरफ से मतलब ये जो मिरर बना है ये इस तरफ से लाइट डालेंगे तो उसे रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि कोटिंग पीछे हो रखी है। ये सब आप जानते हैं, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। इस मिरर को कहते हैं कौन सा मिरर, ये होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इसमें केव जैसी शेप दिख रही है ना आपको, यहाँ से लाइट जब इस पे इंसिडेंट कराई जाएगी तो लाइट एक केव में एंटर करेगी, जैसे कि एक केव हो, एक केव में एंटर करेगी लाइट, तो इसलिए इसको कॉनकेव मिरर बोल दिया, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा मिरर होता है जिसमें कोटिंग केव वाले हिस्से से, अंदर वाले हिस्से से की जाती है, तब लाइट, ये नॉर्मल हो गया, तब लाइट बाहर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन शो करेगी, है ना, लाइट को बाहर वाले सरफेस पे डालने पे रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको बोलेंगे, इस मिरर को बोल देंगे कॉन्वेक्स मिरर। ओके, जब रिफ्लेक्शन केव वाले अंदर दबे हुए धसे हुए हिस्से से हो तो उसको कॉनकेव बोलेंगे, अदरवाइज कॉन्वेक्स। सिंपल है, बहुत सिंपल। ओके, एक तो पॉइंट ये है जो डिस्कस करना था। दूसरा पॉइंट अगर आपको याद हो, हाँ, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं पोल, इस पॉइंट को कहते हैं पोल। ये जो लाइन है, वर्चुअल लाइन सीधे पोल से होके जा रही है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करती है उसको कहते हैं पोल। ओके, तो ऑप्टिक्स के कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। रूल नंबर 1 क्या है, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर करना है, पोल से। तो अगर हम जैसे ग्राफ जानते हैं सब, ग्राफ एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस होती है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। तो ये ग्राफ है, ग्राफ में ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन से इस साइड की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, ओरिजिन से इस साइड की सारी डिस्टेंस नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर की तरफ हर चीज़ पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे की तरफ हर चीज़ नेगेटिव ली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, पोल ही हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे मिरर के पोल को रख देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पर ग्राफ बनाऊँ, पोल जो होगा वो ही ओरिजिन है, क्योंकि ग्राफ में सारी डिस्टेंस नापी जाती है ओरिजिन से और मिरर में हमने आपको बता दिया सारी डिस्टेंस नापनी है पोल से।
तो इसका मतलब पोल ही हमारा ओरिजिन है, मतलब इस तरफ सारी डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएंगी, इस तरफ की सारी डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएंगी, ऊपर की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएंगी और नीचे की सारी डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएंगी। ठीक है, तो क्या क्या बताया, कॉनकेव मिरर बताया क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर बताया क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, और साइन कन्वेंशन बता दिया आपको। ये साइन, इस टॉपिक को बोलते हैं साइन कन्वेंशन, कि भाई साइन कैसे लेने होते हैं, है ना, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मिरर फॉर्मूला करते समय हमें बहुत काम आने वाला है, उसको देखते हैं कि ये वो वाला पॉइंट क्या है। तो हमारे पास एक मिरर है और ये मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर है। ये पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट और इम्पॉर्टेंट बताऊंगा आपको। पहला पॉइंट कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तब वो जिस पॉइंट से जाएगी उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई लाइट ऐसे इंक्लाइनली आई, तिरछी आई, और जिस सरफेस जिस पॉइंट से आई उसी पॉइंट पे उसी पाथ पे वापस चली गई, तब ये जो पॉइंट जहाँ पे इस लाइट ने प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यही बात जो मैंने बताई है कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी ट्रू है। सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ से कोई लाइट आई और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये जिस पॉइंट से आती हुई अज्यूम होगी उस पॉइंट को कहेंगे फोकस। यहाँ से इस तरफ से अगर कोई देखे इसको, इस तरफ से हम इसको देखें तो हमें लगेगा लाइट कहाँ से आ रही है, ये लाइट यहाँ पीछे से आ रही है, तो ये इमेजनरी वर्चुअल फोकस है। और सेम इसका यहाँ पर भी एक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि भाई पैरेलल जो लाइन आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो या तो फोकस से चली जाती है या फोकस से आती हुई अज्यूम होती है। दोनों मिरर के लिए हमने एक ही स्टेटमेंट बना दिया। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है वो वापस उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। एंड पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं फोकल लेंथ स्मॉल एफ। याद रखें, फोकल पॉइंट को, फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से शो करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। तो ये एफ और आर में क्लास 10th में एक रिलेशन है, उसे यहाँ दोबारा प्रूफ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आर ओवर 2। यही इसके लिए भी ट्रू है, एफ इज इक्वल टू आर ओवर 2। मिरर के लिए कैसा भी कर्व्ड मिरर हो, कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 होगा। ओके, अगला पॉइंट, ये तो 2 पॉइंट यहाँ पे हो गए कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आती है वो फोकस से चली जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाती है। दूसरा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन 2। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे हमें काम आने वाले हैं मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मिरर फॉर्मूला। अगला टॉपिक है हमारा मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला, और ये पहले एक सिलेबस में था, फिर डिलीट किया, फिर दोबारा ऐड हुआ है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मिरर एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। आप कैसा भी मिरर बना सकते हो क्योंकि मिरर फार्मूला कॉनकेव और कॉन्वेक्स सबके लिए ट्रू है। तो बेटा साथ साथ समझते जाना, ठीक है। और मैं आपके सामने ही ड्रॉ कर रहा हूँ पूरा डायग्राम, ताकि आप भी समझ सको कि कैसे ड्रॉ किया। पहले मैंने मिरर बनाया, फिर एक ओके, इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं। लाइन मुझे ठीक नहीं लग रही है, टेढ़ी सी लग रही है थोड़ा, तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से डायग्राम बनाएं। आपके पास तो पेज होगा, पेज में लाइंस होंगी, तो वो लाइंस आपके लिए रेफरेंस का काम करेंगी, है ना। तो उन लाइंस की हेल्प से आप ये डायग्राम बनाना। तो चलिए फिर देखते हैं कि डेरिवेशन कैसे करना है। तो सपोज यहाँ पर एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ओ। ओके, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट चली, ये आ गई, और रिफ्लेक्शन हुआ और लाइट किसी पॉइंट से क्रॉस होकर चलेगी। सपोज यहाँ से क्रॉस होकर चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखा हमने। दूसरा,
यहाँ से कोई लाइट गई और तब वो ऐसे ही वापस आएगी इसी पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं तो होगा ही। और हमने बोला है जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो वापस उसी पॉइंट पे आएगी ही आएगी, क्योंकि उससे कर्वेचर से तो पास हो रही है। तो यहाँ से कोई लाइट जाएगी वापस यहीं कहीं ना कहीं आ ही जाएगी, तो क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में कट करती है वहाँ पर बनती है इमेज आई। एक ये वाली लाइट आई हमारी, ये वाली जो लाइट थी ये रिफ्लेक्ट होके आई कहाँ पर, यहाँ पर। दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई थी वो वापस आई यहीं पर। तो जो ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड आई, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर कट किया है। तो जहाँ पर दो लाइनें आफ्टर रिफ्लेक्शन कट करती है वहीं पर बनती है इमेज और रियल इमेज बनती है। ओके, तो दिस इज़ अवर रियल इमेज। और भाई यहाँ कहीं पर सपोज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ भी होगा, फिलहाल अभी देखते हैं उसकी ज़रूरत हमें है या नहीं। फिलहाल मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करता हूँ और हम इस डेरिवेशन को देखते हैं क्या है। तो एक काम कीजिए, यहाँ से यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सपोज, तो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ठीक से ड्रॉ करते हैं इसको। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है उसको कहते हैं रेडियस, है ना। और रेडियस हमेशा सरकमफेरेंस पे परपेंडिकुलर होती है, सब जानते हैं। तो ये इंसिडेंट लाइट और ये परपेंडिकुलर जिसको नॉर्मल कह रहे हैं उसके बीच जो एंगल होगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। सपोज ये थीटा है, ओके। और क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराना है, तो दिस इज मस्ट बी थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। सपोज दिस इज अवर एंगल एल्फा, दिस इज अवर एंगल बीटा एंड दिस इज अवर एंगल गामा, ठीक है। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट आई एंड सपोज दिस इज पॉइंट एम, पॉइंट एम, ओके, दिस इज अवर पॉइंट एम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई अगर आपको याद हो ठीक से, तो ये जो थीटा प्लस थीटा है यहाँ पर गिवन है, ये जो थीटा प्लस थीटा गिवन है यहाँ पर, मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला और ये वाला, इनका सम इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, आप सब जानते होंगे कि दिस एंगल, अगर देखो ये वाला जो एंगल है ये 180 से ज़्यादा है, ये वाला एंगल 180 से ज़्यादा है, ये वाला, तब की यहाँ पे बात हो रही है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो हम क्या पाएंगे, तो हम ये पाएंगे कि थीटा प्लस थीटा, है ना, थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा एंड प्लस एल्फा, तो 2 थीटा प्लस एल्फा इज इक्वल टू दिस गामा, ओके, ये वाला एंगल गामा। और सेम प्रॉपर्टी, ये किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ओ एम आई। अगेन इन ट्रायंगल सी एम आई, व्हाट विल वी हैव, सी एम आई। तो दिस थीटा, दिस थीटा प्लस दिस बीटा, तो बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो गामा, है ना। तो थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। तो दिस इज गामा, दिस इज गामा, तो बोथ शुड बी इक्वल। देन 2 थीटा प्लस एल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा, दिस थीटा इज कमिंग हेयर, तो 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस एल्फा, बीटा minus alpha, okay, 2 theta minus theta, this will become theta is equal to beta minus alpha, तो this will become, alpha इधर चला जाएगा, alpha plus theta is equal to beta,
बट हमें इस थीटा को रिमूव करना है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। दिस विल बिकम गामा माइनस बीटा, बीटा इधर चला जाएगा, तो गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा हम यहाँ पुट कर देंगे, तो दिस विल बिकम एल्फा प्लस थीटा विल गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा। दिस विल बिकम एल्फा प्लस गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा, और ये बीटा जब इधर आएगा तो एल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। ये हमें एक इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, एल्फा गामा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल देखें, ये वाला, ये दिस इज अवर पोल ना, दिस पॉइंट इज अवर पोल। तो आप देखें इन ट्रायंगल ओ पी एम, ये ट्रायंगल नहीं है एक्चुअली में, ये एक क्या बोलते हैं इसको आप, एम ओ पी, ये एक सेक्शन है ना, सेक्शन ऑफ सर्कल, सर्कल का एक सेक्शन है। तो यहाँ पर होगा थीटा एल्फा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो मतलब एल्फा इज इक्वल टू, दिस विल बिकम एम पी अपॉन ओ पी, एंगल की प्रॉपर्टी है ना ये, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ एम पी अपॉन ओ पी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल्फा, कौन से वाले हम सेक्शन की बात कर रहे हैं, ओ एम पी की, इन ओ एम पी एल्फा इज इक्वल टू एम पी अपॉन ओ पी। सिमिलरली हम देख सकते हैं किसमें, सी एम पी में, सी एम पी में, सी एम पी, इस सी एम पी में देख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन सी पी, फिर से वही थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो बीटा विल इक्वल टू एम पी अपॉन सी पी। एंड अगेन गामा, तो इन एम आई पी, इस एम आई पी में हम देख सकते हैं गामा इज इक्वल टू एम पी अपॉन आई पी, है ना, तो गामा इज इक्वल टू एम पी अपॉन आई पी। तो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव अल्फा मीन्स एम पी अपॉन ओ पी, अल्फा हो गया, प्लस गामा एम पी अपॉन आई पी इज इक्वल टू 2 बीटा, ट्वाइस ऑफ बीटा, एंड बीटा विल बी एम पी अपॉन सी पी, और एम पी हर जगह कॉमन है तो हट जाएगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन आई पी इज इक्वल टू 2 अपॉन सी पी, ठीक है, 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन दिस। अब ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस इसे कहते हैं यू आई पी, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस इसको कहते हैं वी, एंड सी पी, सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। बट साइन कन्वेंशन भी ध्यान में रखना है, तो यू जो है, यू सारी डिस्टेंस पोल से मेज़र करनी है, तो पोल से ऑब्जेक्ट है यू इस तरफ तो नेगेटिव, पोल से इमेज है इस तरफ, पी से आई इस तरफ है तो ये भी नेगेटिव, एंड पोल से सेंटर है इधर तो आर भी नेगेटिव, इस तरफ की सारी डिस्टेंस नेगेटिव, हर डिस्टेंस पोल से मेज़र करनी है। तो ओ पी विल बिकम माइनस यू, आई पी विल बिकम माइनस वी, एंड दिस विल बिकम 2 अपॉन आर, और 2 को आर के अपॉन में ले और ये आर भी नेगेटिव, तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ आर अपॉन 2, है ना, 1 अपॉन माइनस ऑफ आर अपॉन 2। ओके, तो अब ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम, ये माइनस माइनस सॉल्व हो गए, और हम जानते हैं f इज इक्वल टू आर अपॉन 2, तो दिस विल बिकम f। तो इक्वेशन क्या बनी, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और इसको आगे पीछे लिख सकते हैं हम, वेल नोन फार्मूला 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। दिस इज अवर मिरर इक्वेशन और मिरर फार्मूला। तो बी केयरफुल, ये जो फार्मूला है ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव
सभी के लिए ट्रू है, ठीक है। और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, इस साइड की जो डिस्टेंस है नेगेटिव ली जाएंगी, पोल से इस साइड सब कुछ पॉजिटिव, पोल से ऊपर सब कुछ पॉजिटिव और पोल से नीचे सब कुछ नेगेटिव। तो जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे PYQ सीरीज़ में तो साइन कन्वेंशन आप वहाँ भी देख लेंगे कि क्या होता है। फिलहाल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है क्विकली रिवाइज करते हैं। सपोज वी हैव मीडियम 1 एंड मीडियम 2, और लाइट मीडियम 1 से आ रही है, तो अब की बार क्या होगा, लाइट बाउंड्री से, दिस इज़ अवर बाउंड्री से उसी मीडियम में वापस नहीं जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी, अपनी स्पीड भी चेंज कर लेगी, डायरेक्शन भी चेंज कर लेगी, और ये सर्टेन्स लॉ के कारण होगा, अंडर सर्टेन लॉज, ओके। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो लॉज क्या है वो अभी हम बात करते हैं, बट रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट एक मीडियम से आएगी और दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी, ठीक है। क्या वो लॉज हैं, उनको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आइए देखते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, भाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसके दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है सभी टॉपिक में, और दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है, स्नेल्स लॉ, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम 3 स्टार लिखते हैं, क्योंकि आगे प्रिज्म, आगे लेंस फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस और न्यूमेरिकल्स सभी भरे पड़े हैं स्नेल्स लॉ से ही, रिफ्रैक्शन से ही। TIR उसमें भी स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ बहुत काम की चीज़ है। स्नेल्स लॉ में क्या है, जब भी कोई लाइट रिफ्रैक्ट होती है ना तो एक लॉ को फॉलो करती है, उसको कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या होता है भाई, ये एक वही फिर से नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होगी, और यहाँ से कोई लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट है, तो दिस इज़ अवर एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल, हिंदी में इसको कहते हैं आपतन कोण, और दिस इज़ अवर रिफ्रैक्टेड लाइट, अपवर्तित किरण। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच जो एंगल होगा, दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड, दिस इज़ रिफ्रैक्टेड लाइट, और ये एंगल होगा R। तो स्नेल ने बोला जैसे वहाँ पीछे रिफ्लेक्शन में I और R में एक रिलेशन था ना, यहाँ भी I और R में एक रिलेशन होगा, और वो क्या रिलेशन होगा कि दिस इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, दिस कांस्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यही टर्निंग पॉइंट है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, रे ऑप्टिक्स का। सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, ओके। तो किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, किसी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से शो किया गया, बट हम n लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि 3 × 10⁸ होती है, जिसको c से डिनोट करते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दो बातें, सबसे पहली बात क्लास 10th में ही हम पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो भी सुन लो बेटा, कि जब भी लाइट ग्लास में, वाटर में, एयर के अलावा और किसी भी मीडियम में जाएगी अदर देन एयर, तो लाइट की स्पीड रिड्यूस होती है, घटती है। पहली बात, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी लाइट अदर देन एयर किसी भी मीडियम में जाएगी तो स्पीड कम होगी। अब इस फॉर्मूले को देखो, स्पीड क्यों कम होती है, क्योंकि हर मीडियम का n ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से बड़ा होता है। एयर के लिए n होता है 1,
और बाकी हर मीडियम के लिए 1 से बड़ा। तो क्योंकि n इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड इन द मीडियम डिक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये तो कांस्टेंट है। तो क्योंकि ग्लास, वाटर, अदर देन एयर है ना, ये सब, इन सब का n 1 से बड़ा है, बढ़ रहा है, 1 से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए स्पीड इनकी जो रियल स्पीड है 3 × 10⁸ उससे कम हो जाती है। ठीक है, तो स्पीड में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का चेंज होगा, अलग होगा, डिपेंड करेगा मीडियम टू मीडियम। हाँ, किन्हीं दो मीडियम का सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो इट इज़ जस्ट अ नंबर। ओके, तो मीडियम 1 का भी अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सपोज n1, और मीडियम 2 का भी अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सपोज n2। ओके, तो स्नेल ने क्या बोला भाई कि ये जो कांस्टेंट होगा ना भाई, ये वाला कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की एक वैल्यू होगी, ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट की एक वैल्यू होगी, और वो क्या वैल्यू होगी, वो होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर किसका, 1 का या 2 का? तो इसने बोला ना 1 का ना 2 का, 1 and 2। किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखा गया है, n 1 पहले 2 बाद में, बट हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 and 2। ओके, अब भाई ये 1 and 2 क्या है, तो याद रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, और ये ही बस खेल है सारा इसका। 1 and 2 का मतलब होगा, इसे नोट कर लेना सभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के। हिंदी में इसको पढ़ेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, या फिर माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का, जो आगे लिखा है उसके रिस्पेक्ट में, और जो बाद में लिखा है उसका। ठीक है, तो 2 का किसके रिस्पेक्ट में, 1 के। अब मैथमेटिक्स का एक रूल है, जिसके रिस्पेक्ट में, ये रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, ये वर्ड जब भी आता है तो उससे डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 and 2 का मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, 1 का नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में वो ही नीचे। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, जो आगे लिखा है वो नीचे आएगा, बस इतना सा याद रख सकते हैं सब, जो आगे लिखा है वो नीचे आएगा। तो ध्यान रखना, आगे किसको लिखना है और पीछे किसको लिखना है। आगे उसको लिखना है जिसको हम मीडियम 1 कह रहे हैं, और 1 किसको कह रहे हैं, जिसमें लाइट पहले एंटर हो रही है। लाइट जिस मीडियम में पहले एंटर होगी उसको कहेंगे 1, उसको यहाँ लिखना है, और लाइट जिसमें बाद में जाएगी, सेकंड मीडियम, उसको यहाँ पर लिखना है। तो स्नेल्स लॉ क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर, इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट। तो इसको हमेशा क्या लिखेंगे, हम n लिख देंगे, और पहले जिस मीडियम में लाइट थी, यहाँ फर्स्ट में पहले थी तो 1, और बाद में जिसमें गई उसको 2। तो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ। और 1 and 2 का मतलब क्या बताया, जो आगे लिखा है वो नीचे आएगा, मीन्स n2 अपॉन n1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए, और यही सारा खेल है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, जिस मीडियम में लाइट आ रही है उसमें जो एंगल होगा उसको इंसिडेंट एंगल, जिस मीडियम में जा रही है उसमें जो एंगल होगा नॉर्मल के बीच और उस लाइट के बीच, उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई अपॉन साइन आर, और जिसमें लाइट पहले जा रही है उसको पहले लिखना है, जिसमें लाइट बाद में जा रही है उसको बाद में लिखना है, और जिसको पहले लिखा है वो नीचे आएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2 मीन्स n2 अपॉन n1। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया था यहाँ पे। आई होप कि इससे आप सभी को
क्लियर हो जाए कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। भाई यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक मीडियम ये है एयर, और एक ये कांच का बॉक्स है, एक ग्लास से बना हुआ है। ओके, और ये सरफेस है, ये सरफेस है ग्लास का, ये वाला। ठीक है, ये ग्लास का सरफेस हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइट आ रही है एयर से ग्लास में। ओके, एयर से आ रही है और किसके अंदर एंटर हो गई, एक ग्लास के टुकड़े के अंदर एंटर हो गई। तो यहाँ पर एक नॉर्मल होगा, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, नॉर्मल सब किस प्लेन में है, सब के सब इस प्लेन में है जो मैंने पहले से ही वर्चुअली बना के रखा हुआ था। तो रिफ्रैक्टेड लाइट, इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन अगेन सेम प्लेन जो रिफ्लेक्शन में था। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट अपने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और इस टॉपिक का नाम है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। आइए समझते हैं इसको। तो सपोज हमारे पास लाइट है और दो मीडियम है, और लेकिन TIR समझने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट याद होना चाहिए। मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। वैसे आप पढ़ चुके हैं 10th में, बट अगेन फिर से हम याद कराते हैं आपको कि अगर लाइट एयर से ग्लास में जाए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोस्टली 1.4, 1.43, 35 इतना होता है अलग अलग ग्लास का, और एयर का तो 1 होता है। जब लाइट 1 से 2 इस एयर से ग्लास में जा रही है, कि मीडियम 1 से 2 में जा रही है लाइट, ठीक है, तो भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको कहते हैं रेयरर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, और दूसरा केस क्या होगा कि भाई लाइट ग्लास से एयर में एंटर करे, ग्लास से जाए एयर में, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है और डेंसर से रेयरर में जाती है, तो ये आपको याद होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो ये किधर बेंड होती है, ये बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और डेंसर से रेयरर में जाती है जब लाइट, तो होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है ये हम, अगर आप बोलेंगे क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ऐसा क्यों होता है, छोटी सी क्विक वीडियो। बट मेन रीज़न ये है, इसका अगर कोई पूछता है कारण, रीज़न क्या है, तो आप कहेंगे दिस इज़ द कंसीक्वेंस, इट इज़ अ कंसीक्वेंस ऑफ स्नेल्स लॉ। लाइट को स्नेल्स लॉ को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए लाइट ऐसा बिहेवियर दिखाती है। रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। ओके, तो ये ज़रूरी है TIR समझने के लिए। तो आइए अब TIR को समझते हैं क्या है। तो सपोज हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये नॉर्मल है इसका, और लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो अभी हमने बताया जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो सीधे तो खैर जाएगी नहीं भाई, ये नॉर्मल से दूर मुड़ेगी जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगी। ओके, और यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है इंसिडेंट एंगल I है और ये रिफ्रैक्शन एंगल
आर है। इसी मीडियम में अब मान लो आपने इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इंक्रीज कर दी। ये देखो, मान लो यहाँ इंसिडेंट एंगल सपोज 30 था और यहाँ पर सपोज 35 है, तो इंसिडेंट एंगल मान लो आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्शन एंगल जो है ये बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। भाई जितना ये लाइट ये इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा, रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा। ऐसा करते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी जब क्या होगा, देखो आई मान लो आपने आई किया 30 यहाँ पे, यहाँ पर हो गया आर 45, आर किया 35, आर आई किया 35 और आर हो गया 40। तो ऐसी आई बदलेंगे, आर बढ़ेगा, मतलब सॉरी यहाँ 45 था, सपोज नंबर देते हैं, मान लो यहाँ आई 30 है, यहाँ आर 45 है, यहाँ आई 35 है, यहाँ आर 55 है। तो जैसे जैसे आई बढ़ा रहे आर बढ़ रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आर बढ़ते 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 90 हो जाएगा। एक स्पेशल एंगल ऐसा आएगा, सॉरी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में। तो डेंसर मीडियम से लाइट जा रही है रेयरर की तरफ, पर एक स्पेशल एंगल पे क्या होगा कि लाइट के लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। डेंसर मीडियम में इस इंसिडेंट एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड में तो आप क्या लिखेंगे, डेंसर मीडियम में वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो, या फिर इंसिडेंट एंगल में वो सॉरी या फिर डेंसर मीडियम में वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों मीडियम की बाउंड्री के अलोंग निकल जाए, दोनों मीडियम की बाउंड्री के अलोंग निकल जाए, तो फिर इस इंसिडेंट एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल IC। किसी किसी बुक में सिर्फ C लिखा गया है, तो आप क्रिटिकल एंगल को IC भी कह सकते हैं या फिर C भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। वो डेंसर मीडियम में वो इंसिडेंट एंगल जब रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब सुनो, अब होगी एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना। क्या होगी भाई, उसी मीडियम में अब मान लो जो इंसिडेंट एंगल है ना, ये इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम का वो IC से भी ज़्यादा है। अब की बार जो एंगल है वो IC से भी ज़्यादा है। तो अब ये लाइट उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी और अब ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्शन एंगल वाली बात ख़त्म हो चुकी है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने लगेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब वो स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है लाइट, रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन की जगह पर रिफ्लेक्शन हो गया है। पूरी लाइट, पूरी की पूरी लाइट अंदर ही अंदर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, इसीलिए इसका नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब टोटली लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं TIR। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम में, रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल R की वैल्यू I से ज़्यादा होगी। जब हम डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल और बढ़ता है। डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हैं, रेयरर में और बढ़ रहा है। डेंसर में बढ़ा रहे हैं इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड बढ़ रहा है, इंसिडेंट बढ़ा रहे हैं, रिफ्रैक्टेड बढ़ रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी I बढ़ाते बढ़ाते कि I की एक स्पेशल वैल्यू पे R बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। उस डेंसर मीडियम के इंसिडेंट एंगल को कहेंगे क्रिटिकल एंगल IC या फिर C। अब अगर इंसिडेंट एंगल IC से भी ज़्यादा कर दिया जाए तो लाइट उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी और स्नेल्स लॉ sin I अपॉन sin R को भूलकर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगेगी। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR। तो दो कंडीशन लिखनी है आपको। फर्स्ट कंडीशन, लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। लाइट डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। और दूसरा पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट
रिक्वायरमेंट क्या है कि डेंसर मीडियम का इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, मीडियम के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस, दीज आर नेसेसरी कंडीशंस। पूछेगा आपसे TIR के लिए इंपॉर्टेंट या नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो ये दो नेसेसरी कंडीशन है, लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, अब क्रिटिकल एंगल के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है क्रिटिकल एंगल का, वो देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल के लिए एक डेरिवेशन क्या बोर्ड वाले पूछते हैं ये, है ना, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तो काम आएगा ही। तो सपोज हमारे पास एक ये मीडियम है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको, ये नॉर्मल हो गया, दिस इज़ अवर डेंसर मीडियम एंड दिस इज़ अवर रेयर मीडियम, और लाइट ये आई डेंसर से, और ये एंगल जो है क्रिटिकल एंगल है IC, या फिर C भी लिख सकते हैं, कैपिटल C इसको, और जो ये लाइट निकली वो इस बाउंड्री में निकल गई क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल है। रिफ्रैक्शन एंगल R इज इक्वल टू हो गया है 90। दिस इज़ अवर ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, और दिस इज़ एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज क्या होता ही 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा मैं, अभी तो लाइट स्नेल्स लॉ को फॉलो कर ही रही है ना, क्रिटिकल के बाद नहीं करेगी, क्रिटिकल पर तो करेगी। तो क्या होगा, साइन इंसिडेंट एंगल IC अपॉन साइन R, और रिफ्रैक्शन एंगल कितना है 90, इज इक्वल टू N1 N2। लाइट पहले किस में गई, ग्लास में, और फिर किस में गई, एयर में। तो भाई इसको लिख देंगे हम यहाँ पर, ध्यान से देखना बेटा, सीख लेना, पहले ग्लास में फिर एयर में। ओके, पहले जिसमें गई उसे पहले लिखो, बाद में जिसमें गई उसे बाद में लिखो, और जो आगे लिखा है वो नीचे आएगा। तो दिस विल बिकम साइन IC अपॉन साइन 91 इज इक्वल टू N ऑफ एयर अपॉन N ऑफ G। एयर का ऊपर, ग्लास का नीचे, जो आगे है वो नीचे आएगा, एयर का 1 और ग्लास का N दिया है। तो दिस विल बिकम साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन N, और ये है फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने का। ठीक है, आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो ना, दोनों का, A का भी G का भी, तो पुट कर दो, सॉल्व कर दो। और ये अगर एक मीडियम ग्लास है और एक मीडियम है एयर, या एक मीडियम लिक्विड है और एक मीडियम है एयर, तो तब तो सीधा ये डायरेक्ट लगा दो। पर दोनों, अगर दोनों में से कोई भी एयर नहीं है और बात कर रहा है क्रिटिकल एंगल की, तो भाई तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना न्यूमेरिकल में। बट मोस्टली इसी से हो जाते हैं, एक एयर होता है और एक अदर देन एयर होता है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया क्रिटिकल एंगल एंड डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। नाउ हम बात कर लेते हैं फटाफट से एप्लीकेशन ऑफ TIR। इसमें एक टॉपिक है हमारे पास मिराज के लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। मिराज को अलग से देख लेंगे, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी करने लायक टॉपिक है ये। ओके, हम कहते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड जो है नेचुरली इतना चमकदार नहीं होता, बट डायमंड की जो स्पेशल तरह से इस तरह कटिंग की जाती है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल ना 24.2 होता है, तो इसको हर तरफ से ऐसे कट किया जाता है कि लाइट एक बार इसमें अगर एंटर हो तो जैसे ही एंटर हुई यहाँ पर एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा बने, टकरा के लाइट इधर TIR होगा। फिर यहाँ पर भी एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा, तो फिर TIR, यहाँ पर भी एंगल क्रिटिकल, तो जितनी बार मैक्सिमम हो सके TIR हो जाए। इससे होगा क्या, लाइट अंदर चली जाएगी, बाहर देर से आएगी, तो हीरा ज़्यादा देर तक लाइट क्योंकि उसके अंदर है तो इसलिए वो ज़्यादा चमकदार दिखेगा। तो TIR का एक एप्लीकेशन ये भी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन TIR का क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये प्रिज्म की हेल्प से TIR करवा के इन्वर्टेड इमेज फाइंड आउट की जा सकती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक लाइट इंसिडेंट करवाई A और एक लाइट इस पे इंसिडेंट करवाई B। तो अब A वाली, मान लो यहाँ पर जो एंगल है वो क्रिटिकल से ज़्यादा है, तो लाइट इधर निकल जाएगी, R90 हो जाएगा। इसका भी यहाँ पे भी मान लो एंगल क्रिटिकल है, सॉरी क्रिटिकल से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे क्रिटिकल है, यहाँ पे भी क्रिटिकल है, तो ऐसे निकल जाएगी। तो A की, ये जो A है, A की जो इमेज बन गई यहाँ पर बन गई वो A डैश,
और जो ये बी है, बी की इमेज यहाँ पर बन गई बी डैश। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 90 डिग्री पे बेंड कर दिया लाइट को। तो क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि भाई प्रिज्म की हेल्प से लाइट को ना TIR करवा के 90 डिग्री इमेज को 90 डिग्री इन्वर्ट रोटेट कराना है। तो ये डायग्राम बनेगा। एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि प्रिज्म की हेल्प से जो ये लाइट आ रही है इसको 180 डिग्री पे इन्वर्ट करा दे, 180 डिग्री पे बेंड करवाना प्रिज्म की हेल्प से। तो प्रिज्म की हेल्प से मान लो दिस इज ए और दिस इज अनदर रे बी। यहाँ पर मान लो एंगल क्रिटिकल बनाए तो लाइट इधर आएगी, इधर टकराएगी, यहाँ से इधर निकल गई, ये ए की इमेज हो गई ए डैश, और जो ये बी वाली आई है ये इधर टकराएगी, यहाँ से इधर, ये हो गया बी डैश। तो यहाँ पर इमेज क्या हो गया, इन्वर्ट तो हो ही गई इमेज, साथ ही साथ 180 डिग्री पे बेंड हो गई। ये क्वेश्चन भी पूछा, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और तीसरा क्या है कि लाइट, ओके, तो ए से जो लाइट आई इधर निकल गई ए डैश, और बी होगी ना यहाँ पे, इधर आएगी, इधर इधर बी डैश। तो ये क्या है, लाइट को इन्वर्ट कर दिया विदाउट चेंजिंग इन साइज, और ना ही लाइट को डाइवर्ट किया। तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सुन लो क्या है। प्रिज्म की हेल्प से इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनानी है। एक बार वो इन्वर्टेड इमेज 90 डिग्री पे मिले, एक बार वो इन्वर्टेड इमेज 180 डिग्री पे मिले, और एक बार वो इन्वर्टेड इमेज बिल्कुल सामने मिले, कोई एंगल ना हो, 0 डिग्री, है ना। तो इन्वर्टेड इमेज बनाई जा सकती है ऑब्जेक्ट की विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म एंड TIR, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है टीचर्स का, बोर्ड में जो पूछे जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पर आप एक ऑप्टिकल फाइबर देख सकते हैं, एक लाइट डाली गई है, कांच, ये ग्लास है पूरा, और लाइट यहाँ से इधर जा रही है, फिर इधर, फिर इधर, अंदर ही अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं लाइट के, है ना। तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर में हो रहा है। ये क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कांच का टुकड़ा है ना, इसके अंदर एक अलग रिफ्रैक्टिव मीडियम है और बाहर ये अलग रिफ्रैक्टिव मीडियम है। यहाँ पे आप इसका एक डायग्राम देख सकते हैं, स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर होता है कि ये अंदर वाली, ये इसको बोलते हैं इनर कोर, ये ग्लास की बनी है, और इसी के बाहर एक दूसरा सिलेंडर है, ये इसको बोलते हैं आउटर कोर, ये भी ग्लास की बनी है, और क्लैडिंग, आउटर क्लैडिंग। तो अंदर जो होता है इसको कहते हैं कोर, बाहर जो होता है इसको कहते हैं क्लैडिंग, और अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज़्यादा होता है। क्योंकि TIR कब होगा, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी। तो यहाँ से जैसे ही मैं इस पर एक लाइट गिराऊंगा ना, तो अंदर डेंसर है, बाहर रेयर है, लाइट जैसी यहाँ आएगी तो यहाँ इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा होगा, तो लाइट अंदर आ जाएगी। फिर ये अंदर डेंसर, बाहर रेयर, ये एंगल भी क्रिटिकल से ज़्यादा होता है, तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक। फिर यहाँ पर भी अंदर डेंसर मीडियम कोर है, बाहर क्लैडिंग है, तो लाइट फिर TIR। तो ऐसे मल्टीपल TIRs होते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अंदर कोर, बाहर क्लैडिंग, और उसके बाहर ब्लैक कलर का या किसी भी कलर का जैकेट होता है, प्लास्टिक शेल्ट इसको बोलते हैं, जैकेट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी TIR का यूज़ होता है। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें फिजिक्स का चैनल। और ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।